चलिए देखिए, लास्ट क्लास हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया था और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड चैप्टर है आपका, दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री। तो वहां जो आपने चीजें सीखी वही आपके यहां पर भी काम में आने वाली है। ठीक, यहां पे आप सबसे ज्यादा बात किया करोगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो अगर आपके पास कोई भी एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में, तो देखें इसके लिए हम डिफाइन करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहली चीज, चाहे आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल लो या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बोल लो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। ये मैं आपको सिखा चुका हूं कि कोई भी सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट लेता है या देता है वो उसके एंथैल्पी में चेंज के बराबर होती है। तो यहां पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है दैट विल एक्चुअली बी इक्वल टू हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट लेता है देता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के बराबर। अब जैसे एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है, सेम ऐसे आपके पास एक और टर्म होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा यू। बताओ ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होता है, हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर रिएक्शन में जो भी हीट आई या गई वो किसके बराबर होगा, उसकी एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। और ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस क्या होता है, डेल्टा एन जी आर टी। ये मैंने आपको थोड़ा में यूज करना सिखाया था ना। तो ये वही टर्म है, यहां पर भी आपके कई बार काम में आएगा। या कई बार चुपचाप बोल देगा कि इस रिएक्शन में कांस्टेंट वॉल्यूम पर इतनी हीट आई, बताओ कांस्टेंट प्रेशर पर कितनी हीट आई होगी। तो आपको डेल्टा यू दिया है, रिएक्शन पता होगी, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी लगाओ तो आप आसानी से दोनों को रिलेट कर सकते हो। बोलो समझ में आता है। अब आप देखें आपके पास ना अलग अलग टाइप ऑफ एंथैल्पीज होती हैं। एक तो होती है नॉर्मल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ऐसे एक होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या होती है, तो नाम से पता लग रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, वो एंथैल्पी जो आपने कहां पर कैलकुलेट की होगी, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है। फर्दर किसी भी रिएक्शन के लिए आपने थर्मोडायनेमिक्स में सीखा था, अगर आप नॉर्मल कंडीशन पे बात कर रहे हो तो आप डेल्टा जी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हो तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। बोला आपको ये बात समझ में आती है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन है जो आपको यहां पर यूज करना पड़ सकता है। अब आपको यहां पर अलग अलग टाइप ऑफ एंथैल्पी से मिलना होता है। इसमें सबसे पहली होती है आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इस चैप्टर में सिंबल्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आपको कई बार सिंबल से पहचानना होता है। सो डेल्टा एफ एच नॉट, एफ लिखा हुआ है मतलब हम कौन सी एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन की एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो आपको यहां पर फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, फॉर्मेशन की रिएक्शन। तो देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज। डेफिनेशन में छुपा हुआ है सब कुछ। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो पहली बात तो क्या बनना चाहिए, 1 मोल सब्सटेंस बनना चाहिए फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। किससे बनना चाहिए, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से, और वो भी इनकी कौन सी स्टेट में, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तो आपके पास क्या बनना चाहिए, 1 मोल सब्सटेंस बनना चाहिए। किससे बनना चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, और अपनी कौन सी स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर। जैसे मान लो आपको लिखनी है वाटर के फॉर्मेशन की रिएक्शन, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, 1 बार प्रेशर और कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो चैप्टर में आप 25 डिग्री मान के चलते हो, कितना, 25 डिग्री। ठीक है, तो 25 डिग्री पे वाटर क्या होता है, लिक्विड। तो अगर आपको वाटर के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी है तो ध्यान देना कंपाउंड का कितना मोल बनना चाहिए, 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल H2O, एलिमेंट कौन कौन है यहाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बताओ हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 गैस। ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 गैस। तो ये हो गई वाटर के फॉर्मेशन की रिएक्शन।
इसका जो एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जैसे मान लो मुझे CO2 की फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखनी है, तो बताओ एलिमेंट कौन कौन है? कार्बन। तो कार्बन भी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट होती है ग्रेफाइट। क्या होती है? ग्रेफाइट। और प्लस साथ में क्या होगी? O2 गैस। ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। ये क्या हो जाएगा? H2O लिक्विड। तो पहले तो आपको इसका टर्म का मतलब पता होना चाहिए कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम किसको बोलते हैं। जो कंपाउंड बन रहा है उसका कितना मोल बनना चाहिए? 1 मोल। फॉर एग्जांपल मैं इस रिएक्शन को अगर ऐसे करके लिख दूं, H2 गैस, सॉरी 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन, क्योंकि यहां कंपाउंड का कितना मोल बन रहा है? 2। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी है, मान लो मैंने आपको लिख दी 500 -500 किलो जूल पर मोल। तो बताओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी होगी? 250। ये कितने मोल्स के लिए? 2 मोल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितने मोल के लिए होती है? 1 मोल के लिए। तो इस वैल्यू को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। समझ पा रहे हैं? तो मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, उसके बाद इनको यूज करेंगे। आप ये ध्यान रखना कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड स्टेट्स होती हैं, स्टैंडर्ड स्टेट्स अलग अलग एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की, जैसे हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? H2 गैस। ऑक्सीजन की क्या है? O2 गैस। नाइट्रोजन N2 गैस। इसके अलावा पास फ्लोरीन F2 गैस, क्लोरीन Cl2 गैस। ठीक है। ब्रोमीन, हाँ ब्रोमीन किस फॉर्म में यूज करता है? लिक्विड। आयोडीन सॉलिड। मरकरी Hg लिक्विड। बाकी दूसरी मेटल जो है Fe सॉलिड फॉर्म में होता है। कॉपर कौन सी फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। स्टैंडर्ड स्टेट्स है। कार्बन जिनके एलोट्रोप्स होते हैं, तो कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं ग्रेफाइट, फुलरिन, डायमंड। तो कार्बन की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो किसको बोला जाता है? ग्रेफाइट को। सल्फर, सल्फर की रोम्बिक फॉर्म को स्टैंडर्ड स्टेट बोला जाता है। ऐसे ही फॉस्फोरस का जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है उसको हम क्या मानकर चलते हैं? उसकी स्टैंडर्ड स्टेट मानकर चलते हैं। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड स्टेट्स है। जैसे मैं आपसे बोलूं, बताओ मुझे बनाना है यूरिया, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2 सॉलिड। तो यूरिया के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो। तो बताओ यूरिया में कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो आप यहां तो एक ही रहेगा 1 मोल। सारी बैलेंसिंग यहां होगी। तो कार्बन सॉलिड प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। बोलो समझ में आ रहा है? बैलेंस करो, कितना कार्बन है? 1। नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 4। और ऑक्सीजन कितना है? 1, सो हाफ। तो ये जो रिएक्शन होगी ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिया को दिखा रही होगी। बोले यहां तक कोई डाउट? समझ में आता है? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो पहले तो आप इस चीज को लिखें, फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को यूज करेंगे दूसरी रिएक्शंस की एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए। हो गया? चलिए अब देखें, इसको हम यूज करेंगे। हमें कई बार क्वेश्चंस के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई होती है, उससे हमें रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी होगी। तो मैं आपको एक साथ ही 2-3 फॉर्मूले सिखा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना। N1A + N2B gives N3C + N4D। मान लो ये रिएक्शन है। अगर मुझे इस रिएक्शन की एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी या सिंपल एंथैल्पी बोल दो, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा RH नॉट या स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोल लो, तो ये किसकी इक्वल होगी? आप याद रखना फॉर्मूला सिर्फ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्या याद रखोगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो आप लिखोगे
कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस आप इसे क्या लिख सकते हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये दिखने में इतने डिफिकल्ट है, उतने ही आसान फॉर्मूले हैं, अभी देखना यूज करके दिखाऊंगा मैं आपको। ऐसे ही अगर आपको इस रिएक्शन की, एक रिएक्शन की एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, ये मैंने आपको कल सिखाया था थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, क्या होता है, कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। ऐसे ही आपके पास एक और फॉर्मूला बनता है, दैट इज फॉर गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। कौन सी एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा आर जी नॉट। ये किसके होता है, ये भी सेम ऐसा ही फॉर्मूला होता है, कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, अगर आपको दिख गया है कि क्वेश्चन में आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मोलर एंट्रोपी या फिर गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, तो आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यूज करना है, एक बात। दूसरी बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, इन स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, इसका डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन एंड डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन दोनों ही क्या होते हैं, जीरो। क्या होते हैं, एक एलिमेंट इस दुनिया में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसमें उसका डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन दोनों जीरो होते हैं, मोलर एंट्रोपी जीरो नहीं होती। अभी आप समझ जाओगे यूज करेंगे तब, मैं आपको बताऊं, अभी तो मैं लिखता जा रहा हूं, समझाता जा रहा हूं बस आपको। जैसे ये हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच और डेल्टा जी फॉर्मेशन दोनों ही क्या होंगे, जीरो। लेकिन इसके लिए एस नॉट एम जीरो नहीं होगा। इन सब के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या होंगे, जीरो होंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां ध्यान रखना, H प्लस के लिए, फॉर H प्लस एक्वस, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन एंड और एस नॉट एम सभी के सभी क्या होते हैं, जीरो। तो मोलर एंट्रोपी बाकी तो किसी के लिए जीरो नहीं होती है, लेकिन H प्लस एक्वस के लिए वैल्यू कैसी होती है, जीरो होती है। तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं जिनसे आप रिएक्शन की एंथैल्पी, रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी और रिएक्शन की एंट्रोपी तीनों ही कैलकुलेट कर सकते हो, और इन तीनों को आप आपस में रिलेट भी कर सकते हो यूजिंग डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। कॉपी करें इस पे, फिर मैं इस पे आपको दो क्वेश्चंस करके दिखाता हूं और बताता हूं कैसे इसको यूज करते हैं। चलिए देखें, कैसे हम लोग इसे यूज करेंगे। कह रहा है कैलकुलेट द हीट ऑफ following reaction at constant volume। रिएक्शन है आपके पास F2O गैस प्लस H2O गैस gives you O2 गैस प्लस 2HF गैस, ठीक। और आपको दी हुई है the enthalpy of formation of F2O, H2O and HF R। मान लो वैल्यूज दी हुई है 5, -60 एंड -70 किलो कैलोरी पर मोल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रिएक्शन हुई 27 डिग्री सेल्सियस।
तो देखिए ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऐसे कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इनका फंडा सेम होता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक रिएक्शन दी हुई है, उसमें आपको सबकी एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। अब अगर आपको इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है तो इससे आपको क्या करना है, इस रिएक्शन की हीट निकालनी है बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेल्टा यू किसके बराबर होता है। तो आप इस रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे कि भाई पहली बात तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। कैलकुलेशन पे ध्यान मत देना, वो तो आप कर ही लोगे जैसे भी दी जाएगी। अभी सबसे पहला काम क्या है, डेल्टा एच तो पता चले। तो बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा एच कैसे निकालूंगा। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो वो कौन सी, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। तो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी कितनी है, O2। बताओ O2 की एंथैल्पी ऑफ कितनी होती है, 0। O2 तो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है। प्लस 2 इंटू बताओ HF की वैल्यू कितनी दी हुई है, -70। ये तो गए प्रोडक्ट्स। माइनस रिएक्टेंट F2O की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5। और H2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, -60। बोलो कर सकते हैं। यहां से आएगा डेल्टा H, ये वैल्यू उठा के यहां रखना। तो बताओ डेल्टा U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो एक बार देखो, -140 55 प्लस 55, 140 और 55, 55 6 60 8 85, तो वैल्यू आ जाएगी -85। किसकी वैल्यू आ गई है, तो डेल्टा H की, किसमें, किलो कैलोरी पर मोल में आ गई ना। अब बताओ डेल्टा U किसके बराबर होगा, 85 आएगा ना, 95 आएगा, 85 ही आएगा ना। अब देखो डेल्टा U किसका रहा होगा, डेल्टा H। यहां ध्यान देना, आप यहां गलती कर सकते हो, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट है किलो कैलोरी, प्लस सॉरी माइनस डेल्टा एन जी उधर जाएगा ना, सो माइनस डेल्टा एन जी। बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी कितना, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 3 - 2 इज 1। आर के लिए क्या यूज करेंगे, 2, क्योंकि कैलोरी में है, और टेम्परेचर कितना है, 300। लेकिन देखो अभी ये कैलोरी में आया और ये किलो कैलोरी में है, तो इसको डिवाइड बाय और क्या करोगे, 1000। अब ये भी क्या बन जाएगा, किलो कैलोरी। तो 600 का कितना बन गया, 0.6। बताओ डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -85.6 किलो कैलोरी। बोलो समझ में आ रहा है। ऐसे देखो ये क्वेश्चन, ये बताते हैं रिएक्शन की टूट कर ये बना रहा है, आपको सबका डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ कोई भी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, होता तो उसका डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन कितना हो जाता, 0। फिर से आप इस पे फॉर्मूला लगाओ, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो पहले इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट निकालो यूजिंग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कौन है, Ca2+, सो -550 प्लस 2 इंटू F माइनस कितना है, -300। ये तो गए प्रोडक्ट्स, माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना है, -1100। बोलो यहां से इस रिएक्शन का डेल्टा जी मिल जाएगा। एक बार इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट आपको मिल गया तो डेल्टा जी नॉट होता है -RT ln KSP, याद है। इस वैल्यू को यहां रख के, टेम्परेचर दिया है, R दिया है, जूल में है ना, तो R के लिए यूज करोगे 8.314। आप यहां से KSP कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो बात समझ में आती है। तो क्या, हाँ वो देगा, सिंपल वाले तो आप कर ही सकते हो, और जो डिफिकल्ट होगी वो आपको देगा, उसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी। बोले समझ में आता है। तो ये होता है आपके पास पहले टाइप ऑफ एंथैल्पी, से हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको आपको अच्छे से यूज करना आना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एंथैल्पी, सेकंड। अब देखो जैसा प्रोसेस वैसी ही एंथैल्पी, वैसे उसका नाम होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो नाम से पता लग रहा है यहां पे कंपाउंड क्या होगा, जलेगा। क्या होगा, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a substance undergoes complete combustion in presence of या in excess of oxygen। तो जब भी किसी कंपाउंड का 1 मोल पूरा जल जाएगा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। जैसे मान लो बोलो मीथेन का कंबस्शन, तो भाई जब मीथेन का कंबस्शन होगा तो मीथेन O2 गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CO2 गैस। बताओ टेम्परेचर स्पेसिफाइड है क्या,
नहीं है ना तो आप नॉर्मल 25 डिग्री मान के चलोगे, तो 25 डिग्री पर वाटर क्या होता है, लिक्विड। अगर रिएक्शन का टेम्परेचर 100 से ऊपर होगा तो फिर आप वाटर को किस में लेकर चलोगे, गैस। बोलो बात समझ में आती है। बैलेंस करो, 4 हाइड्रोजन 2 2 4 ऑक्सीजन 2 O2। तो ये जो रिएक्शन है ये कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन गैस। रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, कंबशन की रिएक्शन है तो जिसको जला रहे हो उसका क्या लोगे आप, 1 मोल। बाकी सब जगह आप क्या कर सकते हो, बैलेंसिंग कर सकते हो। बोलो समझ में आ रही है बात। दूसरा एक चीज ध्यान रखना, जब हम किसी एलिमेंट का कंबशन लिखते हैं तो ऑन कंप्लीट कंबशन या फॉर एंथैल्पी ऑफ कंबशन, या सिंपल लिख दो आप ऑन कंप्लीट कंबशन ऑक्साइड in higher oxidation state will be formed। ये समझो, मान लो मैंने आपसे बोला एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन सॉलिड या ग्रेफाइट, आपको ग्रेफाइट की कंबस्शन की एंथैल्पी लिखनी है, तो बताओ ग्रेफाइट के कंबस्शन की रिएक्शन क्या होगी। तो कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस आपके दिमाग में आएगा तो CO भी बनाता है, तो CO कंबस्शन का प्रोडक्ट नहीं होगा। हम कंबस्शन की रिएक्शन लिख रहे हैं तो कंप्लीट कंबस्शन मानकर चलते हैं, ऑक्साइड अपनी हायर ऑक्सीजन स्टेट में बनना चाहिए। तो बताओ इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, CO2 गैस। तो CO2 गैस बना तभी हम बोलेंगे इसे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। अगर आपने रिएक्शन ये लिख दी C सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस CO गैस, तो ये कार्बन के कंबस्शन की रिएक्शन नहीं है। ये क्या है, ये तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो आप कंबस्शन की रिएक्शन लिख रहे हो तो कंपाउंड कहां पर बनना चाहिए, अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर बनना चाहिए। कोई दिक्कत। चलिए, तो यह है आपकी सेकंड टाइप ऑफ एंथैल्पी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। अब देखो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है जो कभी नहीं पूछा गया, कभी नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि पूछा जाएगा, इस साल नहीं तो अगले साल बहुत जल्दी पूछ लिया जाएगा। बहुत काम का फॉर्मूला है, ये तो लिख लेना आप लोगों ने। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा जिसमें हमें सबकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई थी। कई बार आपको क्वेश्चन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दे देगा। क्या दे देगा, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो ध्यान देना, दो फॉर्मूले बनते हैं किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा RH एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वही डेल्टा RH। ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर आपको क्या दिया है क्वेश्चन में उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको सबकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है तब तो आप फॉर्मूला लगाते हो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्या लगाते हो, तो आप क्या लिखोगे, समेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सही है। अगर आपको कंबस्शन की एंथैल्पीज दी हुई सबकी तो फॉर्मूला हो जाएगा उल्टा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, तो वहां पे आप लिखोगे कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर क्वेश्चन में सबकी एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है 99% टाइम्स आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फॉर्मेशन दी। लेकिन अगर आपको कंबस्शन की एंथैल्पी दी हुई है सबकी तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, ये क्वेश्चन बहुत साल पहले जेईई में पूछा गया था। देखो 1989 का क्वेश्चन है ये। उसने आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दी हुई है, ठीक है, सबकी। किस किस की दी हुई है, हाइड्रोजन की दी हुई है, वैल्यू है -240। उसके अलावा उसने दी हुई है साइक्लोहेक्सीन की, वैल्यू है -3800, और दी हुई है आपको साइक्लोहेक्सेन की, ठीक, वैल्यू है -3900। और बोल रहा है बताओ एंथैल्पी
ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन कितनी होगी, ये आपको बतानी है। तो बता दो, बताओ साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन क्या हो गई, ये साइक्लोहेक्सीन है, सी से तो बेंजीन होती है। इसका हाइड्रोजनेशन करवाना है तो इसकी रिएक्शन H2 से करवाओगे और उससे आपको क्या मिल जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो ये है साइक्लोहेक्सीन और ये कौन है, साइक्लोहेक्सेन है। अब बताओ आपको क्वेश्चन में एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है या कंबशन दी हुई है, कंबशन दिया ना सबका, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट में कौन कौन है, साइक्लोहेक्सीन की वैल्यू कितनी दी है, -3800 प्लस H2 कितनी है, -240 माइनस ऑफ माइनस प्रोडक्ट की कितनी है, -3900। सॉल्व कर लो, -140 आपको अपना आंसर मिल जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। तो ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अगर सबकी कंबस्टन की एंथैल्पी दी हुई है तो आप फॉर्मूला यूज करो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, अगर सबकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी दी हुई है तब आप क्या यूज करोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। कोई डाउट। नेक्स्ट देखें, एक लॉ आता है उसे हम बोलते हैं हेसेस लॉ। क्या बोलते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। बहुत आसान है। इसमें क्या होता है ना, आपको 2-3 रिएक्शन देगा, उन रिएक्शंस को जोड़ तोड़कर आपको एक नई रिएक्शन बनानी होगी। ठीक है, जो ऑपरेशन आप रिएक्शन पे लगाओगे एग्जैक्ट वही ऑपरेशन आप उसकी डेल्टा एच वैल्यू पर भी लगाओगे, क्योंकि एंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव। कैसी प्रॉपर्टी होती है, तो जैसे जैसे आप रिएक्शन को चेंज करते जाओगे वैसे से उसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी, डेल्टा एच की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें तो खैर कुछ है नहीं ज़्यादा अच्छा। जैसे मान लो आपके पास ये एक रिएक्शन है, H2O गैस प्लस कार्बन सॉलिड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, CO गैस प्लस H2 गैस। ठीक है, इसके लिए डेल्टा एच के लिए दी हुई है 131 किलो जूल। फिर आपको दूसरी रिएक्शन दी हुई है CO गैस प्लस हाफ O2 गैस gives CO2 गैस। इसके लिए डेल्टा एच के लिए आपको दी हुई है -280। इसी तरह आपको थर्ड रिएक्शन दी हुई है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस gives H2O गैस। डेल्टा एच दिया हुआ है -240 किलो जूल और आपसे पूछ रहा है बताओ डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। इसका डेल्टा एच आपको निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, 2-3 रिएक्शन दी हुई है, इन तीनों रिएक्शंस को जोड़कर तोड़कर मरोड़कर आपको एक नई रिएक्शन बनानी है। ठीक है, जो काम आप रिएक्शन पे करोगे वही काम क्या करना है, डेल्टा एच पर। तो आप देखो यहाँ फोकस करो, क्या चाहिए, कार्बन सॉलिड लेफ्ट साइड, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड, CO2 राइट साइड, सब सही है। कार्बन कहाँ है, ये रहा लेफ्ट साइड है, O2 लेफ्ट साइड है, CO2 राइट साइड है, सब कुछ सही है। अब आपको सिर्फ कैंसिल करनी है। तो देखो इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करो, तो H2O से H2 गया, CO से CO गया, H2 से H2 गया और अपना आंसर आ गया। मतलब हमने इन तीनों रिएक्शंस को ऐड किया ना, तो इन तीनों को ऐड कर दो, वो इस रिएक्शन का डेल्टा एच। अगर मान लो मैंने इसको उल्टा किया होता तो इसका डेल्टा एच का साइन बदल देता, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया होता तो डेल्टा एच को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं और बहुत ही आसान है, मिल गए ना तो बड़े आराम से आप खेल सकते हो। बस ये ध्यान रखना, जो रिएक्शन बनानी है उसके ऊपर फोकस करना, रेंडमली मत चलना, किसको कहाँ लाना है उसी हिसाब से रिएक्शन को उल्टा पुल्टा कर लेना, फिर जो चीज़ें कैंसिल होनी है उनको प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना। फॉलो कर सकते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली एक और बड़ी काम की, ये लिख लेना, टाइप ऑफ एंथैल्पी के ऊपर।
जिसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये भी बहुत काम की है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा एन एच। देखो क्या होती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसको अगर हम डिफाइन करें तो इट कैन बी डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole H plus aqueous combines with, ये ऐसा मत करो सिलो, when 1 gram equivalent of an acid combines with 1 gram equivalent of a base। अच्छा मैंने बता दिया एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव होती है। भाई कंबशन में हीट क्या होगी, हमेशा रिलीज होगी, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। ऐसे आप देखो जब एक इक्विवेलेंट एसिड का और एक इक्विवेलेंट बेस का आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो हीट रिलीज होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ध्यान रखना एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी हमेशा ही कैसी होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि इसमें भी हीट हमेशा क्या होती है, रिलीज। और उसको समझना, डेफिनेशन याद नहीं रखनी है आपको। जैसे मैंने लिया HCl और मैंने लिया NaOH, तो देखो HCl का एन फैक्टर भी 1 होता है, तो इसका एक इक्विवेलेंट मतलब इसका 1 मोल, इसका भी एक इक्विवेलेंट मतलब इसका 1 मोल। तो अब तो मोल्स में खेलो, इक्विवेलेंट्स में भूल जाओ। तो जब 1 मोल एसिड 1 मोल बेस से रिएक्ट करता है और तो क्या बनाएगा उसका, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं, और इसकी एक बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कि कितनी होती है, -57.3 किलो जूल पर मोल, या फिर आप इसे -13.7 किलो कैलोरी पर मोल बोल सकते हो। इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, -57.32 आता है ओवरऑल तो वो, बट इससे आप काम चला सकते हैं। तो देखो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो हीट रिलीज होती है वो फिक्स्ड होती है, कितनी, -57.3 किलो जूल पर मोल या फिर -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है, प्रोसेस में क्या हो रहा होगा, ये HCl है, बताओ ये टूट कर क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, H प्लस एक्वस। ये बेस प्रोड्यूस कर रहा होगा क्या, OH माइनस एक्वस, और दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, H2O लिक्विड। एक्चुअली ये रिएक्शन और ये रिएक्शन सेम ही है भाई। HCl टूट कर क्या बनाएगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, ये बनाएगा OH माइनस प्लस Na प्लस, Cl माइनस और Na प्लस एज इट इज कहाँ पहुंच जाएंगे, आगे। तो जो इस रिएक्शन की एंथैल्पी है एग्जैक्टली वही क्या होगी, इस रिएक्शन की एंथैल्पी। ऐसा बोल लो, जो इस रिएक्शन की एंथैल्पी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यानी जब 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH माइनस 1 मोल वाटर बनाएंगे तो उस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। आप इसको ऐसे मत याद रखना, ऐसे याद रखना, बहुत काम में आएगा, बताता हूँ कैसे। इस पे अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब भी 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस कंबाइन होगा इतना हीट रिलीज होगी। अच्छा तो अगर 2-2 मोल हुए तो इंटू 2, 3-3 मोल हुए तो इंटू 3, तो जितने मोल काम में आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करते जाओ। बोलो समझ में आ रहा है। अब इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपसे बोलूँ कि मैंने पहला टाइप 300 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl को रिएक्ट करवा दिया विद 200 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH। सही है। तो बताओ HCl मिलीमोल्स निकालो, 300 into 0.260, तो इससे कितना H प्लस आएगा, 60 मिलीमोल्स। बताओ इससे कितना OH माइनस आएगा, 40 मिलीमोल्स। रिएक्ट करके H2 बना लेंगे। बताओ 1 मोल के लिए कितनी हीट रिलीज होती है, 57.3। बताओ यहाँ कितना काम में आएगा, 40। इसके 40 के लिए भी 40 ही काम में आएगा, 20 तो बच जाएगा। मुझे बचे हुए से क्या मतलब, हीट तो वो रिलीज करेगा जो काम में आया। बताओ इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कितना होगा, -57.3 इंटू 40/1000 मिलीमोल्स है ना, उसको इसमें बदलना पड़ेगा मोल्स। क्वेश्चन खत्म। फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि मैंने 200 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 लिया और इसकी रिएक्शन
200 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH से करवा दी, बताओ हीट रिलीज कितनी होगी? हीट रिलीज बतानी है आपको, है ना? तो आप देखो 200 इंटू 0.240, लेकिन ये अकेला कितने H प्लस देगा? 2। तो इससे H प्लस टोटल कितना आ जाएगा? 80 मिलीमोल्स। 40 इंटू 2, बताओ इससे कितना OH माइनस आएगा? 40। तो काम में भी कितना आएगा? 40 आ गया 40। तो बताओ एक मोल के लिए कितनी होती है? 57.3। 40 के लिए इतनी हो जाएगी। और उसने हीट रिलीज पूछा है तो मैं साइन माइनस के साथ नहीं दूंगा, माइनस में आ चुका है, उसने हीट रिलीज बोला है। बोलो कोई डाउट? समझ में आ रहा है? एक पार्ट। दूसरा पार्ट, अभी तो हम जिनसे खेल रहे हैं वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह एक वीक एसिड हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बड़े आसान है। आप देखो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, इफ एसिड और बेस इज वीक देन जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो 57.3 से भी कम हो जाएगी। अभी कितनी हो रही है? 57.3। किसके केस में? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। तो जब दोनों में से कोई भी एक वीक हो गया तो उसके लिए 57.3 से भी क्या आ जाएगी? कम। रीजन बड़ा ही आसान है, समझना मेरी बात को। यह HCl एक्वस, ये रिएक्ट करेगा NaOH एक्वस के साथ, और दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड होगा। एक्चुअली इसको ऐसे लिखना ही गलत है। NaCl एक्वस तो पानी में किसकी फॉर्म में रहता है? Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस प्लस H2O लिक्विड। बोलो सही है? अब आप समझो, बड़ी आसान सी बात। ये HCl है, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है? ये हमने आयनिक में सीख लिया। ये सोल्यूशन में 100% आयनाइज होता है, और वो भी अपने आप। मुझे इसको आयनाइज करने के लिए कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। डेल्टा H आयनेशन कितना होता है? 0। तो ये अपने आप टूट कर क्या बना लेगा? H प्लस एक्वस प्लस। ऐसे ही ये भी स्ट्रॉन्ग बेस अपने आप आयनाइज होगा, क्या बनाएगा? Na प्लस एक्वस प्लस OH। तो देखो Cl माइनस एज इट इज पहुंच गया, Na प्लस भी एज इट इज पहुंच गया, इनकी तो कोई रिएक्शन हुई नहीं। और ये H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करके H2O बनाएंगे। बताओ यहाँ कितनी हीट रिलीज होती है? -57.3। हेसेस लॉ लगा लो, यहाँ हीट 0, यहाँ हीट 0, सो दिस प्लस दिस प्लस दिस। बताओ इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज भी कितना आ जाएगा? -57.3। बोलो समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कोई एक वीक एसिड यूज किया होता, CH3COOH, ध्यान से समझना, इससे आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, और एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर लिया NaOH, अब ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? CH3COONA प्लस H2O। बोलो बनाएगा? क्या ये वीक है? क्या ये 100% आयनाइज होगा? क्या ये कुछ आयनाइज होगा? बाकी का क्या करना पड़ेगा? हमें आयनाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इसको कुछ ना कुछ आयनाइज एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? अब उससे क्या होगा? ये टूट जाएगा इनटू CH3COO माइनस, और साथ में क्या बनाएगा? H प्लस। बताओ NaOH तो अपने आप ही आयनाइज हो जाएगा, तो देना नहीं पड़ेगा। क्या बनाएगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। ये एज इट इज पहुंच गया आगे, ये भी पहुंच जाएगा आगे। ये दोनों फिर से रिएक्ट करके कितना रिलीज कर देंगे? 57.3। लेकिन अब आप समझो, यहाँ कुछ तो सप्लाई करना पड़ेगा। मान लो सप्लाई की 4.5 या 4.3, ठीक। और बताओ यहाँ रिलीज कितनी होगी? -57.3। ऐड करो दोनों को, बताओ अब इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज कितना आ जाएगा? -53। समझ पा रहे हो? तो जो वीक एसिड वीक बेस होता है तो उसको आयनाइज करने में कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगी, इसलिए जो हीट रिलीज होगी वो इस वाले केस से हमेशा क्या होगी? कम। आप इसको उल्टा लो। उल्टा कैसे लोगे? आपको ये तो पता ही है कि जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हीट कितनी होती है? 57.3। वो आपको बोलेगा कि एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन हुई और हीट रिलीज हुई 50, तो बताओ इस वीक एसिड की आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होगी? तो बता दो। होनी कितनी चाहिए थी? 57.3। हुई कितनी? 50। बाकी कहाँ गई? इसको आयनाइज करने में तो बाकी कितनी हो गई? ये इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी आ गई। समझ पा रहे हो? मान लो दोनों ही वीक होते और तब 50 रिलीज होती, तो ठीक है, इसको भी आयनाइज करने में इसको भी आयनाइज करने में, तो उस केस में इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी
प्लस उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी हो जाती है 7.3। बोलो समझ में आ रहा है? तो अगर आपके पास कोई भी वीक है चाहे एसिड या बेस, तो जो एंथैल्पी रिलीज होगी वो 57.3 से क्या होगी, कम, क्योंकि कुछ पार्ट किसको आयनाइज करने में चला जाएगा, वीक एसिड को। कोई डाउट? तीसरी चीज HF, ये आप याद रखना, डायरेक्टली पूछ सकता है। फॉर HF जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो ग्रेटर देन 57.3 होती है। ऑल्दो HF वीक एसिड है और इसका रीजन होता है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F माइनस आयन। F माइनस क्या है, बहुत छोटा आयन होता है, तो जैसे ही HF टूटता है F माइनस का हाइड्रेशन होना शुरू होता है, उससे बहुत ज्यादा अमाउंट एनर्जी रिलीज होता है। तो वीक एसिड होते हुए भी उसमें इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि वो 57.3 को भी क्या कर जाती है, क्रॉस। तो बाकी सारे वीक एसिड्स के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57.3 से कम होगी, लेकिन HF के लिए वो क्या होगी, 57.3 से ज्यादा होगी। कॉपी करो, फिर तो छोटी छोटी चीज और बताता हूँ इसके बारे में। हो गया? ठीक है ना? तो एक तो आप ये चीज का ध्यान रखें, दोनों वीक है और दोनों के इक्वल मोल ऑफ H+ और OH- आ रहा है। हाँ नहीं, वो तो डेटा देगा आपको। फिर दोनों वीक है, मान लो मैंने बोला रिलीज हुई 47.3, तो डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो एसिड प्लस बेस की मिलाकर 10 है। अब उन दोनों में एक और रिलेशन देगा, बोलेगा ना कि दोनों की 2:1 है या 1/2:1 है या 1:3 है, तो फिर आप उससे उसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए। तो अभी तक तो सच बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए न्यूट्रलाइजेशन से, पर मिल जाएंगे आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन। से आपको एक क्वेश्चन करवाऊँ कि मेरे पास 4 एसिड्स हैं, 4 वीक एसिड्स, 3 है, HA, HB और HC। ठीक है, मुझे इन सभी की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दी हुई है। इसके लिए दी हुई है लेट्स से -51, इसके लिए दी है -54 और इसके लिए दी है -47। ठीक है, आपको इनकी pK वैल्यूज को अरेंज करना है। अरेंज pKa वैल्यूज, या फिर आपसे एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है, अरेंज इन pH ऑर्डर ऑफ इनके सॉल्ट NaA, NaB और NaC। तो ध्यान से देखो, -51, -54, -47, बताओ सबसे ज्यादा किस में रिलीज हो रही है, HB, और सबसे कम किस में हो रही है, HC। तो ये सबसे वीक एसिड है, सबसे कम हीट रिलीज हो रही है, और ये सबसे क्या है, इन तीनों में स्ट्रॉन्ग है। तो इन एसिड्स की स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखूं अगर मैं, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, तो वो क्या होगी, HC सबसे वीक है, फिर कौन है, HA, और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है इन तीनों में, HB है। तो देखो, अगर आपको पीके वैल्यूज में अरेंज करना है तो पीके वैल्यू एसिडिक स्ट्रेंथ का जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब पीके सबसे ज्यादा किसका होगा, HC का, फिर किसका होगा, HA का, और फिर किसका होगा, HB का। बोलो ये समझ में आता है? ये और इंटरेस्टिंग है, अरेंज इन pH ऑर्डर। तो ये क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। बताओ कौन डोमिनेट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। अब एसिड जितना ज्यादा वीक होगा, स्ट्रॉन्ग बेस उतना ही ज्यादा डोमिनेट करेगा। एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, बेस उतना ही कम डोमिनेट कर पाएगा। तो जहां पर सबसे वीक एसिड है, सबसे वीक एसिड कौन है, HC, तो उस केस में pH क्या होगी, सबसे ज्यादा। फिर अगला नंबर किसका आएगा, NaA, और सबसे कम pH किसके केस में होगी, NaB। फॉलो कर सकते हैं? तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, थोड़ी सी ट्रिकी है, मेंस में पूछ सकता है। आयनिक को किससे रिलेट कर सकता है, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट कर सकता है। बोलो समझ में आता है? तो ये थी आपकी थर्ड टाइप ऑफ एंथैल्पी, से हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसके बाद सारी एंथैल्पी चलती फिरती है, घूमती फिरती, उनमें कुछ भी लिखवाने लिखने की जरूरत नहीं मेरे को। ठीक है, उसमें क्या होता है, मैं आपसे बोलूँ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो जब 1 मोल सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1 मोल गैस में, तो उसे हम बोल देंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये बोलेगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो ठीक है, 1 मोल लिक्विड बताओ किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, 1 मोल गैस में, तो उसे हम क्या बोल देंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। आपसे बोल दो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो फ्यूजन में क्या होगा, 1 मोल सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, 1 मोल लिक्विड। इस समय मैंने आपको वहाँ करवाया था सेकेंड लॉ में जब एंट्रोपी पढ़ाई थी। आपसे बोल दूं कि एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन क्या होता है, जब एक एलोट्रॉप
दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट होगा तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास आती है और भी टाइप्स, जैसे एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, तो ये तो खैर मुझे आपको करवानी पड़ेगी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, तो उनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अभी तो अपन यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम इससे आगे बढ़ेंगे, कुछ और छोटे मोटे टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, और फिर मैं आपको बॉन्ड एनर्जीज कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, जिनसे भी कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे बढ़ते हैं।